हेलो नमस्कार। आप मैं दीपक उप्रेती। मैं मौजूद हूँ लाइव सिटी पिथौरागढ़ की इस खास पेशकश में आप सभी लोगों के सामने। तो जैसा कि कल के हमारे पोस्ट में भी हमने आपको बताया था, और हमारे जो आज का जो मैंने दिन में लाइव किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान, जिनसे होने वाली है हमारी खास बातचीत। तो जल्दी से जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा हमारे पिथौरागढ़ के साथी हमारे इस पेज पे जुड़ें, और फिर हम अपने खास मेहमान को बुलाएंगे। तो आप लोग जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज हाय हेलो मुझे भेजिए, ताकि मुझे पता चले कमेंट बॉक्स में कि आप लोग जुड़ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो ऑडियंस है उसको बिल्ड कर रहे हैं। प्लीज आप लोग जल्द से जल्दी हाय हेलो मुझे भेजिए, ताकि फिर हम अपना ये जो कार्यक्रम है, ये जो शो है, इसको आगे बढ़ा सकें। तो मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के रिप्लाईज का। तो जल्दी से जल्दी हाइस भेजिए। हम्म। और जन्मजय सिंह जी, हेलो जन्मजय सिंह जी। हेलो। और पीयूष चिलकोटी जी, हेलो। विजय सिंह गोरा जी, हेलो सर। जय सावंत जी, हाय। नैना नवानी जी, हेलो। यशवंत जी, हेलो। ज्योत्सना सिंह जी, हेलो ज्योत्सना मैम। हेलो गणेश कोहली जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। हेलो यशवंत जी। हाय वंदना त्रिपाठी जी। जगदीश आर्या जी, हेलो आपको भी। राजेंद्र भट्ट जी, हेलो। कैसे हैं आप? हेलो महेश भट्ट जी। हेलो कुंदन मोरा, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो अब हमारे काफी सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अब मैं देख पा रहा हूँ कि कमेंट्स भी आप लोगों के आ रहे हैं। तो अब जो हमारा ये जो आज की खास कार्यक्रम है, जो आज का ये हमारा शो है, इसको शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता, और हमारे उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी। आज वो हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं और करने वाले हैं आप लोगों से कुछ बातचीत, और आप लोगों को भी मौका मिलने वाला है उनसे बात करने का, उनसे कुछ सवाल करने का। तो स्वागत करते हैं हरीश रावत जी का। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद आप हमारे चैनल से जुड़े। मेरी आवाज आ पा रही है सर? बिल्कुल आ रही है। बहुत जितने बहुत भी बहुत लोग धन्यवाद जुड़े सर, आप जुड़े हैं, हमारे चैनल से। जितने लोगों ने आपको हाय हेलो कहा, उन सब लोगों को भी मेरी तरफ से हाय हेलो नमस्कार, जय हिंद। जी। तो सर आज पिथौरागढ़ की जनता से आप जुड़ रहे हैं, पिथौरागढ़ की जनता से कुछ आपकी बातचीत होने वाली है। तो कैसा लग रहा है आपको? क्या आपका पिथौरागढ़ की जनता के लिए कोई मैसेज? दीपक जी, आपको देखकर और इन सब नामों को सुनकर जो पिथौरागढ़ का बेंगम दृश्य है, कितनी सुंदर है हमारी शोर की घाटी, वो सब मेरे सामने उभर करके आ रहा है। और जो यादें पिथौरागढ़ के साथ मेरी लिपटी हुई हैं, वो एक एक करके उसकी बातें हो रही हैं। कई नाम जो आपने लिए हैं वो सब परिचित नाम। मैं माँ गुरना से लेकर मुस्कमानो जी, दशेर की देवी, दुर्गा देवी, सब देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, और पूरे पिथौरागढ़ के भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। और मेरी तरफ से आप सबको और पिथौरागढ़ को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे जी धन्यवाद। बेहद खुशी है कि पिथौरागढ़ सिटी पिथौरागढ़ मीडिया एंड सॉल्यूशन से जुड़ते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप दीपक जी, हमारे साथ जुड़े। आप जी। आपको आपको सामने देख करके युवा उत्साह दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा थोड़ा आपको देख करके मैं भी जवान हो रहा हूँ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो सर अब जी शुरू करें। अब जी, अब कुछ ऐसा है, कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल मेरे भी हैं, कुछ सवाल हमारे पिथौरागढ़ की जनता के भी हैं, जो आपके सामने रखना चाहेंगे। तो अगर आप इजाजत दे तो शुरू करें। जी, आप जैसा कहें कि मुझे कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड्स कुछ कहना है,
प्रारंभ में कुछ अपने विचार रखने हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, जैसा बिल्कुल जिस सर, तरीके का बिल्कुल आपने। बिल्कुल तो सर्वप्रथम बिल्कुल सर। तो आपने जी ये प्लेटफॉर्म दिया सिटी पिथौरागढ़ सॉल्यूशंस एंड मीडिया का, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, धन्यवाद सर। दूसरी ये जान करके और अच्छा लगा मुझे, मतलब जोशी जी ने बताया कि आपने इसको पिथौरागढ़ की और शोर की एक आवाज बनाया है और उसके साथ हमारी युवा जज्बातों को, युवा भावनाओं को आपने जोड़ा है। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कोशिश है मैं छोटी सी। जी अपनी बात के प्रारंभ में, क्योंकि इधर मैंने बहुत सारे लाइव प्रोग्राम दिए हैं, आज भी मैंने दोपहर को 12 बजे से 1 बजे तक एक प्रोग्राम दिया। उस प्रोग्राम में मैंने मनरेगा के चारों तरफ किस तरीके से, यदि मुझे अपने गांव की रोजगार की, अर्थव्यवस्था को संभालने की, गांव के विकास को गति देने की जिम्मेदारी दी जाए, मैं काम करूंगा। उस पर अपनी सोच को दिया, अपनी सोच को रखा। पिथौरागढ़ के विषय में भी मेरी अपनी एक सोच है, जो जी कि जो कुछ मैं मनरेगा को लेकर या बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर, एमएसएमई सेक्टर को लेकर अलग अलग बातचीत में कह चुका हूँ, उनको मैं यहाँ पर नहीं दूंगा। मगर पिथौरागढ़ में मैं एक अलग प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहूँगा। जी मैंने आपके प्रश्न का देखा और थोड़ा आपने इशारा भी किया कि जी पिथौरागढ़ में बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, बहुत सारी विशेषताएं, जी प्रकृति तत्व भी हैं, हिमालय दत्त चुनौतियों की भी है विशेषताएं, और मानव स्वभाव की भी चुनौतियां हैं। तो उनका जी समन्वय करके हम पिथौरागढ़ को पोस्ट कोरोना एरेना में किस प्रकार से एक यूनिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल मॉडल के रूप में खड़ा कर सकते हैं, मैं उन पर अपनी बात करूंगा। और उस बात का जिक्र करने से पहले मैं 3 क्लासेस जिनका मैं अभी तक अपनी बातचीत में जिक्र नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जी 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 कोरोना जन्य लॉकडाउन से जो सर्वाधिक सफल कर रहे हैं, एक तो हमारे यंग एडवोकेट्स, बड़ी संख्या है हमारे राज्य जी और जो लोग अपने प्रारंभिक चरण में है, 4-5 साल हुए हैं, तो 3 साल हुए हैं या 5-7 साल हुए हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस को ठीक तरीके से जमने में कम से कम 8-10 साल का वक्त लगता है, यदि आपका पुराना लिंक नहीं है प्रैक्टिस से, आप नए हैं, फर्स्ट जनरेशन में। जी तो उन लोगों के लिए इस समय आजीविका का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। बल्कि मैंने बार एसोसिएशन को एडवोकेट कल्याण कोष के लिए 2 करोड़ रुपया दिया था और कहा था हर साल देंगे, हर साल देंगे। और मैं समझता हूँ उस कल्याण कोष का उपयोग हमारे इस फर्स्ट जनरेशन के जो एडवोकेट्स हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी मदद के लिए होना चाहिए। और तब वो कल्याण कोष का जो वो है वो ज्यादा सार्थक। दूसरा, हमारे पत्रकार बंधु जो स्टेब्लिश बड़े मीडिया उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी बात अपनी है। जो स्टिंगर्स हैं हमारे, दूसरे लोग हैं, उनकी आजीविका पर बड़ा भारी फर्क पड़ा। मैंने पत्रकार कल्याण कोष को बनाया था, तो उस पत्रकार कल्याण कोष से उनकी भी मदद की जानी चाहिए, क्योंकि यही पीरियड है जिसके लिए वो कल्याण कोष बनाए गए हैं। बल्कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन तो मैंने पूरी तरीके से पत्रकारों की ही परिषद के हाथ में दे दिया था, उन्हीं की कमेटी को दे दिया था। तो उसके जरिए पत्रकारों की भी मदद होनी चाहिए। ये जो उनके लिए पेंशन योजना बनाई थी, ये उससे इतर है, ये जो कल्याण कोष। उसी तरीके का मैंने कलाकारों के लिए कल्याण कोष बनाया था। बल्कि जब हमारा एक नौजवान गायक जो है
बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग गायक था। जब उसकी एक जी रोड दुर्घटना में पप्पू कार्की की मौत हो गई, जी कार तब मुझे लगा कि बिल्कुल। मैं बहुत अच्छा काम करके गया। मैंने हम्म, तो हमारे उस कल्याण उनके लिए भी एक कल्याण कोष बनाया, उसमें तो मैंने बड़ी भारी राशि रखी हुई है। और इस समय मैं देख रहा हूँ कि सारी एक्टिविटीज बंद होने के कारण जो हमारे कलाकार हैं वो कलाकार भी रोजी रोटी के मुंह। तो मैं राज्य सरकार के तक पिथौरागढ़ की ऑडियंस के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इन तीनों वर्गों जी के लिए हमारे कार्यकाल में बने हुए कल्याण कोष का उपयोग करिए, कुछ और धनराशि उसमें डाल दीजिए, ताकि जो लोग सफर कर रहे हैं, जिनकी मदद की जरूरत है, उनकी मदद की जा सके। रहा पिथौरागढ़ को, जिस नजर से जी मैं इस समय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ अपनी सोच को। बिल्कुल। प्रकृति ने एक अपूर्व वैभव दिया है, हम्म, और यहाँ का सांस्कृतिक वैभव भी बहुत अनूठा है। ये जी हमारी कुछ प्राचीन संस्कृतियों का जन्म स्थल है, जो आज भी बिल्कुल। संस्कृतियां जी जी। हैं। हम्म, आप उसमें दूर जोहार से लेकर के ब्यास घाटी तक देख सकते हैं। और हमारा शोर की संस्कृति अपने आप में जो है एक, उसकी जो कलात्मकता है और उसके साथ जो जुड़ी जुड़ी हुई भावनात्मक इतिहास है, वो किसी को भी अपने आकर्षण में बांधने के लिए काफी है। और बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, कलात्मक गहराई और यहाँ के लोगों में जो जीवंतता है, जी उसका समावेश करके, और हम्म, जो हिमालय जन्य चुनौतियां हैं यहाँ, उनके साथ इसको खड़ा करके हम बड़े पैमाने पर पिथौरागढ़ में आ, हम हर तरीके के पर्यटन को, जिसमें लेजर टूरिज्म भी सम्मिलित है, जिसमें हम्म, इको टूरिज्म भी सम्मिलित है, जिसमें हम्म, साहसिक पर्यटन भी सम्मिलित है, और जिसके अंदर हम हमारा सांस्कृतिक वैभव भी सम्मिलित है। उस सबको जोड़ करके हम जी एक अद्भुत आकर्षण पैदा कर सकते हैं और अपने नौजवानों के लिए एक नई दिशा दे सकते हैं। और मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि यहाँ की जो आज की लीडरशिप है, वो यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोला था, इंजीनियरिंग कॉलेज में, और यहाँ के जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट कैंपस कॉलेज है पिथौरागढ़ का, उसके अंदर जो है ये एक ऐसे विषय खोलें ताकि हमारे नौजवानों को उसकी अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, प्रशिक्षण दिया जा सके। अब देखिए, बिल्कुल। बदले हुए हालात के अंदर आज नहीं तो कल कितना कितना कितनी लेट लतीफी होगी। ये जो हमारी शोर की हवाई पट्टी है, ये हवाई अड्डे में हम्म, कन्वर्ट होगी। और मैंने पहले धारचूला मुंशियारी के लिए हेली सर्विसेज प्रारंभ कर, वो भी आज नहीं तो कल इनको फंक्शनल करनी पड़ेगी। एक बार जो शोर घाटी के अंदर आएगा, वो हमेशा के लिए बंद करके रह जाएगा। हमने मुंशियारी में साहसिक पर्यटन की शुरुआत की थी, बल्कि मैंने वन निगम को जोड़ करके वहाँ माउंट बाइकिंग शुरू करवाया था कलिया टॉप के पास। वहां से लेकर जी के जो मटकूरी स्लोप है, वो दोनों बातों के लिए, स्कीइंग के लिए भी और हमारे माउंट बाइकिंग के बाइकिंग स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त है। उसके बिल्कुल। अलावा जो है, जो यहाँ के ट्रैक्स थे, यहाँ यहाँ ट्रैकिंग के लिए पिथौरागढ़ पैराडाइज के तौर पर लिया जा सकता है। और सारे एरियाज इस तरीके के डेवलप्ड एरियाज हैं, उनके फुटहिल्स जो है, जहां से ट्रैकिंग को बहुत विधिवत तरीके से संचालित किया जा सकता है। और मैंने अपने समय में ऐसे 86 ट्रैक नोटिफाइड किए थे, और उनमें से 14 ट्रैक हमारे पिथौरागढ़ के थे, जिनमें कुछ छोटे ट्रैक थे, कुछ बड़े ट्रैक थे। जी और मैं समझता हूँ कि उस पर हमारा
उन पर हमको बेसिक फोकस रखना चाहिए। इसीलिए मैंने मुंशियारी के अंदर एक सिंह सर्वेयर साहब हुए, बहुत ही इंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी हुए यहाँ के उत्तराखंड के, जिन्होंने पहली बार तिब्बत की सर्वे करने का काम किया था। तो उनके नाम पर माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट खोला और मैंने उसको साहसिक खेल आदि के प्रशिक्षण के लिए मैंने प्रशिक्षकों के ट्रेनिंग स्तर के रूप में डेवलप किया और साथ साथ मैंने उसके साथ स्पोर्ट्स को भी किया। और इसीलिए पिथौरागढ़ में किसी ने कहा नहीं मुझसे, जब मुझे अवसर मिला तो मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज में और यहाँ के स्टेडियम को और डेवलप करके गया। तो पहले स्टेडियम बना था वो उस समय बना था जब मैं सांसद था, और उसको डेवलप भी मैंने मेरे कार्यकाल में हुआ। और मुंशियारी में मैंने हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम बनाने की शुरुआत की और मेरा ये मानना था कि आने वाले समय में जो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए हम अपने देश के खिलाड़ियों को भी वहां ला सकेंगे। और मुंशियारी और पौड़ी दो आइडियल प्लेसेस थे। पौड़ी वाला तो करीब करीब बन गया है, मगर मुंशियारी वाला जमीन की तैयारी को कुछ समय लग गया, लेकिन अभी उसकी जो स्टार्ट होनी चाहिए थी वो स्टार्ट नहीं बन पाई। तो यहाँ खेल की अपार संभावना है। खेल ऐसा लगता है जीवंतता जिसको हम कहें, इंटरप्राइजिंगनेस जिसको कहें, वो हमारे पिथौरागढ़ के ब्लड में है, यहाँ के जीन्स में वो है। तो उसको केवल हमको स्टिमुलेट करना है, उसको स्फुरित करना है, उसको आवश्यक वातावरण प्रदान करने का काम करना है ताकि हमारा नौजवान जो है अपने लिए रास्ता खोले। इसीलिए मैंने होम स्टे की योजना, जिस समय मैंने अधिकारियों से कहा कि आप होम स्टे की योजना ऊटी, गुंजी, गरब्यांग इन क्षेत्रों से प्रारंभ करिए, तो वो मेरा मुंह देखने लगे, कहने के साथ पहुंच जाएगा। लेकिन आज प्रीति जी आप गवाह हैं इस बात के कि ऊटी, गुंजी आदि एरिया में होम स्टे का काम बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। मैंने दियारा बुग्याल को उत्तरकाशी में छांटा और एक बानगी के तौर पर डेवलप्ड एरियाज के अंदर मैंने अल्मोड़ा के कुछ एरिया को भी छांटा, ताकि हम ये देख सकें कि होम स्टे का कंसेप्ट हम कितनी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि होम स्टे हमारे पर्यटन की एक ऐसी विधा है जिस विधा की तरफ आपको आज गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। मैं भीमचंद सिंह गढ़वाली योजना तो पहले से थी, लेकिन मैंने उसको और लिबरलाइज फॉर्म में रखा ताकि लोगों को ज्यादा पैसा मिल सके, अनुदान मिल सके और वो होम स्टे के प्रोजेक्ट्स जो है वायबल बन सके। और मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि उसको एक बार फिर से रिवाइज करें, मगर होम स्टे के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं ताकि हमारे बच्चे जो प्रशिक्षण से निकले वो बच्चे जो है होम स्टे की दिशा में आगे बढ़ सके। यहाँ मैं आपसे एक और बात पर चर्चा करना चाहूंगा। जिस समय मैं नीचे गंगा से मतलब ऋषिकेश से रिवर राफ्टिंग को जौलजीबी और पंचेश्वर लेकर के आया और उधर रामगंगा में और कोसी में लेकर के गया, तो लोग हंसते थे, कहते थे वो संभव हो सकेगा। लेकिन आप देखिए पंचेश्वर और जौलजीबी एरिया में रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो हमको जो हमारी प्राकृतिक नियामतें हैं उनका संयोजन करके हम अपनी मानवीय गुणवत्ता को उसके साथ जोड़ देने का काम करना है। मैं उस दिशा में थोड़ी शुरुआतें कर सका और मुझे इस बात की तकलीफ है कि मैंने जो ईयर सर्विसेज स्टार्ट की थी वो एक प्रकार की नॉन स्टार्टर हो गई। मेरे बाद आने वाले लोगों ने उसके साथ राजनीति कर दी और वो आज भी एक नॉन स्टार्टर बन करके रह गई। जबकि जुरान योजना जब चली थी मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अब पिथौरागढ़ के लिए हमको एक ऐसा वायबल माध्यम मिल गया ताकि सब्सिडाइज ये ट्रेवल स्टार्ट हो सके
मगर अब आर्टिस्ट के कारण जो है वो मसला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन इन पर फोकस लाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमको फोकस लाना पड़ेगा। अब आप देखिए, कोई व्यक्ति यदि चन्नाग में खड़ा हो, मुसलमानों के रूड़ी पाली के एरिया के अंदर खड़ा हो और वहां से शाम को ढलते हुए सूरज को देखे और कड़ाके की ठंड में भी देखे तो वह मंत्रमुग्ध रह जाएगा। इतना सुंदर डूबते हुए सूरज का दृश्य, जिसको आप विंटर लाइन कहते हैं, कहीं इतनी भव्य दिखाई देती है, वो पिथौरागढ़ से दिखाई देती है। दुधिया रोशनी में जो हमारी ये घाटी है, ये अद्भुत लगती है। और बरसात के दिनों में यदि आप चंपावत और लोहाघाट को भी इस जोन में जोड़ लीजिए तो बादलों की लुका छिपी के बीच में आपको कितना आकर्षक लगता है। जब आप कभी खेती खान से लोहाघाट की तरफ को आगे बढ़िए तो आपको लगेगा कनकराय, तो इस एरिया में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आपके साथ लुका छिपी कर रही हो और सामने खड़ा देवदार का पेड़ आपसे कह रहा हो मेरा आलिंगन बांधने का काम करो। तो बरसात हो, जाड़ा हो या गर्मी हो, कोई ऋतु हो, और बसंत ऋतु का अद्भुत है यहाँ की। उसमें यदि हम एक समावेशी योजना के तहत काम करें, और अब और समय आ गया है, मुनस्यारी का तो समय आ चुका है। मुनस्यारी तो इस समय देश के टूरिस्ट मैप में, इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप में अपनी जगह बना चुका है और उसमें मुनस्यारी के लोगों का बड़ा स्थान है। उनकी इंटरप्राइजिंगनेस का बड़ा भारी योगदान है। और इसीलिए मैंने जो बर्ड वाचिंग सेंटर्स हैं उनके लिए पिथौरागढ़ के 4 डेस्टिनेशंस को डेवलप करवाया। उनमें से एक डेस्टिनेशन खलिया टॉप का मुनस्यारी के साथ भी जुड़ा हुआ है, दूसरा नारायण आश्रम का है और चौथा जो है वहाँ हमारे ब्यास में जहाँ से हम प्रवेश करते हैं ब्यास घाटी के अंदर, वहाँ है। वहाँ भी अद्भुत तरीके की चिड़िया पाई जाती हैं। और एक जो है हमारे जो चन्नाग का एरिया है, इस एरिया के अंदर भी बहुत सुंदर ऐसे पक्षी आते हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग एरिया से आते हैं, मगर वहाँ के सौंदर्य को कई तरीके से विघटित करने का काम करते हैं। तो हमारे नौजवानों को, अपने नौजवानों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब फोटोग्राफी आप बर्ड वाचर्स का देखिए, और जो उसके बर्ड प्रेमी हैं उनके लगाव को देखिए। यदि आपने एक चित्र ऐसा खींच दिया तो वो जो है हजारों डॉलर का चित्र हो जाता है उनके लिए, जो है दुनिया भर में उसकी मांग हो जाती है। मेरे एक दोस्त हैं, वो आए थे मुनस्यारी में, उन्होंने मोनाल का एक ऐसा चित्र खींचा कि उसकी वजह से बर्ड वाचर्स में उनका बड़ा भारी नाम हो गया। उनसे लोग कहाँ उसके पक्ष उनसे मंगाने लगे। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे साहसिक पर्यटन हो, सौंदर्य का हो, इको टूरिज्म हो, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। और सौभाग्य से मैं इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन बना करके गया हूँ। मैं एक बड़ा काम, समझो शुभ काम मेरे हाथों से हो गया। मैंने जंगल को पहली बार उत्तराखंड की आजीविका के साथ जोड़ा और हिंदुस्तान में ऐसा करने वाला मैं पहला मुख्यमंत्री, इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन का गठन करने वाला। और आज वो इको टूरिज्म कॉर्पोरेशन के गठन के तहत हम अपने जंगलों के सौंदर्य को अपनी आर्थिकी के साथ और अपने रोजगार के साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं। और मैं उसके लिए पिथौरागढ़ को आमंत्रित करना चाहूंगा, और उसके साथ मैं उनके स्पोर्ट्स की क्षमता को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। स्पोर्ट्स की क्षमता अद्भुत है। तीसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो है आपको फिजिकल फिटनेस की तरफ। पिथौरागढ़ में एक मंत्र दीपक जी आप लोगों को पहुंचाइए, वो है फिजिकल फिटनेस का। आप लगाइए कितनी लोगों में उत्सुकता रही होगी। एक समय था जब भारत सरकार ने हाई स्कूल अनिवार्य कर दिया था मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, तो पिथौरागढ़ की मांग पर हमने कुछ एरियाज के लिए पिथौरागढ़ के केवल मिडिल रहने दिया, और वो कई साल तक बना रहा कि मिडिल पास भी भर्ती हो जाएगा,
मतलब सारे देश में एक्सेप्शन केवल पिथौरागढ़ के कुछ हिस्सों के लिए। भारत सरकार ने उसको एक्नॉलेज किया था, तो उस समय आपका काम सब था। और कहीं किसी भी संसदीय क्षेत्र में 2 भर्ती केंद्र नहीं थे, केवल 2 भर्ती केंद्र अल्मोड़ा के साथ पिथौरागढ़ में खोला गया, जो कालांतर में पता नहीं ऐसे लापरवाही कर गए लोग, उस भर्ती केंद्र को हमने जाने दिया। मगर यहाँ के लोगों में शारीरिक सौष्ठव के लिए और स्टेमिना के लिए बड़ा भारी इंटरप्राइजिंगनेस है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो एक्स आर्मी पर्सन हैं उनको हम किसी तरीके से ग्राम सभाएं आपने उनको मनरेगा वो एक्टिविटी के साथ जोड़ ले, किसी तरीके से जोड़ ले, कुछ उनकी आमदनी हो जाए, तो हमारे गांव के बच्चों को फिटनेस की ट्रेनिंग देने का काम। मैं देखता हूँ जब मैं इधर उधर जाता हूँ, पहाड़ों में घूमता हूँ, तो मैं लड़कों को रोक करके कहता भी हूँ, लोगों को मैं डामर वाली सड़क में दौड़ते हुए देखता हूँ। आप भाई क्यों कर रहे हो साहब? वो भर्तियां हैं, पुलिस की भर्ती है, मिलिट्री की भर्ती है। अब मैं उनको समझाता हूँ कि भाई तुम यदि डामर वाली सड़क पर दौड़ोगे तो तुम्हारे घुटने जो है चिपक जाएंगे, तो तुम्हारी भर्ती में बाधा पड़ जाएगी। इसलिए डामर वाली सड़क के बजाय जरा उबड़ खाबड़ रास्ते में दौड़ो, वहां इसका अभ्यास करने का काम करो। मैंने लोगों के बार बने हुए देखे, जहाँ फिजिकल बार बना रखे हैं जिनपे वो लोग वो करते हैं। जब मैंने उन पर उनसे कहा कैसे करते हो, तो उनको एक्सरसाइज करते देख करके मैंने कहा तुम तो अपने उंगलियों को सर्टेन ऐसे एंगल में कर दे रहे हो जिससे वो उनका जो फॉर्मेशन है वो गलत दिखाई देगा, तो तुमको भर्ती में वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो अब ये ट्रेनिंग केवल हमारे पास एक्स आर्मी पर्सन ट्रेन लोग हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। उनको हम चाहे मनरेगा एक्टिविटी के साथ जोड़ करके करें या कोई और तरीका निकाल करके करें, उनकी एक्सपर्टाइज में, ताकि उसके लिए भी तैयार करें। आने वाले समय के अंदर हमको एक बात याद रखनी पड़ेगी, हमारे बुजुर्गों ने बड़ा नाम कमाया अपनी बहादुरी से, अपनी शौर्य और पराक्रम से, लेकिन अब आगे आने वाला समय जो है, जब तक आपके पास तकनीकी दक्षता नहीं होगी तो उस क्षेत्र के अंदर भी आपके रोजगार के अवसर घट जाएंगे। इसलिए हमको औपचारिक शिक्षा के साथ औपचारिक शिक्षा का संवर्धन तो होना ही चाहिए, मगर हमको तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, स्पोर्ट्स वाली शिक्षा, इन शिक्षाओं की तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने 8 नर्सिंग कॉलेज खोले उत्तराखंड के अंदर, 8 नर्सिंग कॉलेज। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज जब मैं कहता था, और जब मैंने लंचूड़ा में जो है 200 बेड का हॉस्पिटल का वो शुरू करवाया, तो लोगों को लगता था कभी मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन आज हकीकत होने जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में मेडिकल का क्षेत्र में कई बड़े अमेरिका से लेकर के भारत तक अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा खर्च करेंगे। हम अभी 1.25% खर्च करते हैं, हम 2.5-3% तक जाएंगे। तो आप अंदाज लगाइए उस समय मेडिकल सर्विसेज का बड़ा एक्सपेंशन होगा। तो हमको नर्सिंग के साथ जो मेडिकल एजुकेशन है उस पर फोकस करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमको स्पोर्ट्स एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। नंबर 3, मैंने इतने पॉलिटेक्निक खोले हैं, आप किसी और जिले के हिसाब से देख लीजिए, पिथौरागढ़ में सर्वाधिक औसत के हिसाब से सर्वाधिक पॉलिटेक्निक, सर्वाधिक आपके पास ITIs हैं और आपके पास इंटर कॉलेज है, ये सब हमने। और हम ये चाहते हैं कि अब इनमें आज की, क्योंकि पोस्ट कोरोना एरिया में तकनीक में, स्किल में बड़ा भारी बदलाव आएगा, जो पुरानी स्किल है वो उतनी रेलिवेंट नहीं रह जाएगी। तो हमको अभी से तैयारी करवानी चाहिए और पिथौरागढ़ की लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आना चाहिए, इसमें मंथन प्रारंभ करना चाहिए हमको। और मैंने राज्य के मुख्यमंत्री जी से भी कहा है, और मैं आज पिथौरागढ़ लाइव के जरिए भी इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि हमको अपने राज्य की मानव क्षमता की स्किल मैपिंग करनी चाहिए, हमको अपने राज्य की स्किल आवश्यकताओं की मैपिंग करनी चाहिए, हमको देश के दूसरे हिस्सों में किस तरीके के
स्किल की जरूरत पड़ेगी उसकी मैपिंग करनी चाहिए, और दुनिया के अंदर स्किल में क्या परिवर्तन आगे 1, 2, 3, 4 साल के अंदर आएंगे उसका मापन करना चाहिए। और यदि हमने ऐसा किया तब हम मनरेगा से इतर, खेती से इतर, क्योंकि आज मैंने खेती पर और मनरेगा पर बड़े डिटेल में बातचीत की है, तो जो इतर कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अपने लिए रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का काम कर सकेंगे। और दीपक जी, आप कभी कभी अपने मियाँ मिट्ठू खुद भी बनना पड़ता है, और मैं भी जो है कुछ बातों में खुद अपने मियाँ मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है कि जब तक ये आपकी संस्थाएं रहेंगी तो लोग इतना जरूर याद करेंगे कि कभी भाई हमने हरीश रावत को वोट दिया था तो उसको मौका मिला तो उसने हमारे कहे न कहे भी हमको यथासंभव प्रतिदान देने का काम किया। तो यहाँ से लेकर के कभी आप लगाइए, कभी वरुण के लोगों ने सोचा होगा कि उनके लिए भी पॉलिटेक्निक की बात हो सकती है, तो हमने दूर दराज में कहीं यही पास के लोगों ने कभी मैं मुझसे साइंस के लिए लड़ते थे अपने इंटर कॉलेज में, आज उनके पास पॉलिटेक्निक है, उनके पास ITI दूसरे हैं, और इसमें हमारे शोर वैली में तो हमने जितने हाई स्कूल खोले उतने ही ITI भी। तो लेकिन इनका यदि ठीक नहीं हो पाया तो बुढ़ापे में मुझे ये बात बहुत सालेगी कि जिस दृष्टिकोण से हमने इनको प्रारंभ किया था वो दृष्टिकोण आगे नहीं बढ़ा। और मैं चाहता हूँ कि पिथौरागढ़ का क्लास है, यहाँ के लोग हैं, वो लोग गहराई मंथन करें, चीजों पर चर्चा करें, कैसे आगे होगा। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि हर चुनौती व्यक्ति को कुछ नया देकर के जाए, हर बर्बादी से एक नया अंकुर फूटता है, और ये कोरोना और लॉकडाउन से जो बर्बादी आ रही है उस बर्बादी से भी एक नया भारत भी बनाया जा सकता है, नया उत्तराखंड भी बनाया जा सकता है, और नया पिथौरागढ़ भी बनाएंगे। और इसीलिए मैं आपके इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ, और मैंने कुछ बातें बुनियादी चर्चा के लिए, ताकि यदि आपको कुछ बातें सुनना है तो आप जिक्र करिए, बाकी फिर आगे जिक्र होगा। इसमें सांस्कृतिक वैभव, जैव विविधता आदि क्षेत्रों को मैंने नहीं कहा है। मैंने इसलिए नहीं कहा जो आपकी जैव विविधता है वो बहुत समृद्ध है, और सांस्कृतिक विविधता भी बहुत समृद्ध है। उस स्मृति की आपको रक्षा करनी है और उसको अपनी पर्यटन की संभावनाओं के साथ जोड़ देना है। अपने खान पान को हम पहले क्षेत्र हैं ऐसे जिसने अपना कोई उत्तराखंडी व्यंजन नहीं बनाया है, और मैं चाहता हूँ उत्तराखंडी व्यंजन भी बनाए। और इस धरती के जो अनाज हैं, अब दुनिया हमारे अनाजों को कह रही है पौष्टिक अनाज। आज हमारी हल्दी में, हमारी जैविक हल्दी में, हमारे जैविक अदरक में लोग जो है कोरोना से लड़ने की ताकत ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम हैं कि हमने उनको भुला दिया। लोग कह रहे हैं कि नींबू का चाटिए और कोरोना के खिलाफ जो है आप में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाएगी, लेकिन हम अपनी उन नियामतों को भूल रहे हैं। तो उनको याद करते हुए हमको ये जो चीजें हैं जो हमको अगली श्रेणी के 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल के आगे संभावनाएं हमारे विकसित कर सकते हैं, रोजगार के अवसर विकसित कर सकते हैं, और देश बनाने में हमारी भूमिका को और मजबूत करने का काम कर सकते हैं। उन पर मैंने कुछ चर्चा की आपसे। और जो ये सरकारी नौकरियां दूसरे तीसरे हैं, उपनल वाला है, अतिथि शिक्षकों का है, वो सवाल मुझसे हर जगह पूछे गए हैं, मैंने उनका विस्तार में उत्तर भी दिया है, और आज भी वो लोग पूछेंगे तो मैं अपनी समझ उस पर भी लोगों के सामने रखूंगा। तो एक बार फिर सर, एक प्रश्न बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सर माफी चाहूंगा बीच में बोलना। मोस्ट वेलकम, आप पूछे जी। सर, यहाँ पर काफी सारे हमारे जो लाइव जुड़े हुए साथी हैं, काफी सारे जो हमारे युवा साथी हैं, उनका ये प्रश्न आ रहा है कि जो राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज हैं MBBS के लिए,
उनकी जो फीस है उसमें बहुत हाइक हो गया, वो 4 लाख सालाना तक पहुंच गई है। काफी सारे यहाँ पे समी तिवारी, मुदित पंत, आरती नेगी और काफी सारे हमारे ऐसे साथी हैं, जतिन कुमार हैं, अजय दुबे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सर जो सालाना फीस है एमबीबीएस के लिए वो काफी बढ़ा दी गई है। तो वैसे ही जो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो काफी टफ होता है। उतनी मेहनत करने के बाद भी अगर छात्र है वो अगर वहां पहुंचता है, उसके बाद भी 4 लाख रुपए हर सालाना देना एक मध्यम परिवार के लिए काफी कठिन होता है। तो सर इसके लिए अगर आप विपक्ष के तौर पर सरकार से कुछ कहना चाहें तो प्लीज अपनी बात करें। बिल्कुल, उत्तराखंडी छात्रों के लिए दो होनी चाहिए फीस के मानदंड। एक उत्तराखंड के छात्रों के लिए होना चाहिए, एक आप जो बाहर से छात्र आते हैं, क्योंकि आखिर आपको इंस्टीट्यूशन चलाने हैं और बहुत कॉस्टली एजुकेशन है, तो आप जो उनके लिए दूसरा फीस स्ट्रक्चर रखिए और अपने छात्रों के फीस स्ट्रक्चर को आप सब्सिडाइज करिए। और ये काम दूसरे राज्य भी करते हैं, तो हमारे राज्य को इसको सब्सिडाइज करने में कहीं कोई परहेज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये एक मतलब काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि लॉकडाउन में या जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो किस तरह से करे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, काफी सारे हमारे साथी इससे परेशान हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे, मैं उनकी चिंता को शेयर करता हूं और मैं इसके खिलाफ मैंने पहले भी आवाज उठाई थी। मैं तो योग कांग्रेस के साथियों के साथ धरने पर भी बैठा था और मैं इसको फिर से इशू बनाऊंगा। उनको थैंक यू कह दो और बीच में मुझे जरा याद करते रहें। बिल्कुल। और सर इसी के साथ जैसे अभी हम देख रहे हैं सर, जिस तरह से जो कोरोना महामारी है अभी, इसने सर राज्य को प्रभावित किया काफी ज्यादा। और अब दिखने में आ रहा है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, खासकर जैसे सर जो हमारा पिथौरागढ़ है, ये एक सीमांत क्षेत्र है और यहाँ पर जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है वो बहुत सुदृढ़ नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में सर जो जितने भी हमारे जो प्रवासी बंधु हैं जो बाहर से अभी आ रहे हैं, वापस अपने घरों को आ रहे हैं, उनको जिन क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा है, वहाँ की स्थिति और जो स्वास्थ्य की जो अभी स्थिति है उस पे सर जो तैयारियां हैं सरकार की, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और कांग्रेस पार्टी इस जो कठिन समय जो चल रहा है इसमें विपक्ष के तौर पर क्या कदम उठा रही है, ये मेरा सवाल है। मैंने पहला लॉकडाउन पूरा नहीं हुआ था, प्रथम चरण 12-13 दिन हुए थे। मैंने एक ट्वीट किया और उसके बाद उसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें मैंने राज्य सरकार से कहा कि आप तैयारी करिए और जिस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं, यदि हम प्रवासी श्रमिकों को, जिनमें खेत मजदूर भी सम्मिलित हैं, घरेलू कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, सामान्य इनकम वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, उनको सबको 7,500 रुपया कैश मंथली ग्रांट नहीं दे रहे हैं और 3 महीने का अनाज एक मुश्त नहीं दे रहे हैं, तो ये सब लोग जो है, जिस अचानक लॉकडाउन हुआ है, इनके पास रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी, ये अपने घरों को भागेंगे। और मैंने उनसे कहा कि जिस तरीके से लोग आनंद विहार में इकट्ठा हुए, उसको आप एक वार्निंग शॉट समझिए। और मैं तब से लगातार राज्य सरकार से कह रहा था कि आप पंचायती इंस्टीट्यूशन को सैनिटाइज करिए, उनसे बातचीत करिए और आप जो है क्वारंटाइन फैसिलिटीज, कोविड हॉस्पिटल, जितने हमारे एंट्री पॉइंट हैं उन पर डेवलप करिए और जांच भी वहां डेवलप। एंट्री पॉइंट का मतलब है टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर है, उसी तरीके से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, तो विकास नगर, इनमें आप करिए। आएंगे लोग, 5-7 दिन वहां रखिए और उनको चिकित्सा सुविधा दीजिए। जब एक बार ये सुनिश्चित हो जाए कि कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, तो इनको जो है इनके गांव आप भेजिए। अब आपने अचानक एक दिन गांव प्रधान से कह दिया कि आप क्वारंटाइन की व्यवस्था करिए, सेंटर खोलिए, कहाँ करेगा? गांव के अंदर एक स्कूल, एक पंचायत घर और उनमें भी व्यवस्थाएं नहीं। तो आप कोई भी राज्य अपने कमाऊ पूतों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करता है और मैं उससे बहुत दुखी हूँ। और मैंने इसके लिए शिष्टमंडल भेज करके, ताकि ग्राम पंचायतों को पैसा मिले,
मैंने लगातार 2-3 बार ट्वीट भी किया, मैंने मुख्यमंत्री के बाद चिट्ठी भी भेजी और उनसे स्वयं भी बातचीत की क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति को लेकर के। और आज भी हालात से मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं। जो दीपक जी आपकी चिंता है वो मेरी भी चिंता है जी। आप कोरोना जो है जहाँ गर्म जगह है वहां उसका डंक कमजोर हो रहा है। आप सारे देशों में देख लीजिए, यहाँ तक कि हमारे पड़ोस नेपाल में भी जो फर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो 1.5% के आसपास है, जो भारत से भी कम। तो इसका अर्थ है गर्म एरिया के अंदर उसका असर कम है, मगर ठंडी एरियाज में वो एक बार कोरोना यदि आए तो वो लंबे समय तक रह सकता है और नुकसान पहुंचाता है। और मैं बराबर उनको वार्न कर रहा था कि हमारे गांव में आप कोरोना को न जाए उसके लिए आप पहले से निगल करिए। अब इनके पास एक ही रास्ता है, वो है टेस्टिंग को बढ़ाने का। अब ये इन्होंने जो सैंपल ले रखे हैं, सुना मैंने 7,000 सैंपल जो है अनटेस्टेड पड़े हुए हैं अभी तक। ये जब सैंपल ही टेस्ट नहीं कर पा रहे, टेस्टिंग फैसिलिटीज इनके पास नहीं है। स्थिति यह है कि हम यदि बहुत आलोचना करते हैं तो लोग कहते हैं कि साहब आप आलोचना कर रहे हैं। अब और सही बात कहते हैं, आईना न दिखाएं तो मन नहीं मानता है। स्थिति यह है कि इन्होंने तैयारी नहीं की और आज भी अब भी ये पूरी तरीके से उसको तैयार नहीं है। जो नए सचिव है, मैंने सुना है कि वो काफी जगह गए भी हैं, उन्होंने मीटिंगें भी की हैं और वो तैयारियों के लेवल को सुधार रहे हैं, मगर ओवरनाइट सारी चीजें नहीं बदली जा सकती हैं। तो कहीं कहीं कमजोरी रह गई, जिस कमजोरी को भी कोरोना से लड़ाई में राज्य सरकार दूर कर सकती है उसको दूर करें। और इसमें मैं एक बात सब आपके माध्यम से अवश्य कहूंगा, जो हमारे वृद्धजन हैं उनका विशेष ध्यान, हर गांव के प्रधान को, गांव के नौजवानों को, वृद्धजनों का ख्याल रखना चाहिए। उनके लिए एक निश्चित तरीके से क्वारंटाइन सिस्टम डेवलप करिए। और एक बात, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कहीं है या नहीं है, आप जो है कपड़े का ना हो तो रुमाली बांध करके जाइए, मगर सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूर स्टार्ट करिए। कम है कोरोना, ज्यादा है कोरोना, उसमें न रहिए, बल्कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हाथों की सफाई करना आदि चीजों का ध्यान रखें। वो हल्दी, अदरक और तुलसी का पानी पीजिए। रात को सोते वक्त भी खूब इसका गर्म पानी जो है काढ़े के तौर पर पीजिए ताकि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। ये मैं आपके प्रश्न के उत्तर में मेरे समझ में जो आ रही, मैंने वो समझ आपसे सारा जी सर। इसी में मैं आगे सर ये पूछना चाहूंगा कि जो अभी सिचुएशन है, जो हालात हैं खासकर हमारे राज्य में, उसमें सर अभी कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में उतना खुल के क्यों नहीं दिख रहा, अगर आ रहा है, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा सरकार को अगर प्रेशराइज करने के लिए, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? ये काफी सारे हमारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन आज भी उपवास में बैठा था थोड़ी देर। फुलबट्टा जो है किच्छा में सड़क का मामला था तो वहां पे भी बैठा था, बल्कि कल भी मैं उपवास में अपने घर पर बैठ रहा हूँ। वो चौबट्टा खाल में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ के कांग्रेस के जन बैठ रहे हैं। और देखिए आप ज्यादा उम्र के साथ जो है तो असर पड़ता ही है। अब नाउ आई एम 73 इयर्स, वो तो आप लोगों ने उस समय जो है एमपी बना दिया, सब कर दिया, मगर उतना नहीं कर सकता जितना पहले कर सकता था। लेकिन मेरी भावना, मेरा मन हमेशा आप लोगों के साथ है। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, सब लोग लगे हैं। और इसमें जो लोगों की मदद करने में कांग्रेस के लोगों ने बड़ी अग्रणी भूमिका अदा की। और मैं अब भी सब लोगों से निवेदन करूंगा कि क्वारंटाइन सेंटर्स में कांग्रेस के लोग आपकी को एक क्वारंटाइन सेंटर से जुड़े। वहाँ कुछ फैसिलिटीज की कमी है तो फैसिलिटीज को बढ़ाएं। और हमारे बुजुर्गों को मैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए उनको विटामिन सी, विटामिन डी आदि पहुंचाने में मदद करें और इस तरीके को कुछ काम करें।
का काम करें। और बाकी राज्य सरकार से कुछ कहने की बात है, मेरी फेसबुक को देखिए तो मैं रोज 2-3 ट्वीट करता हूँ। आज भी मैंने मंडी को लेकर बात की है। मैं तो यहाँ तक भी ट्वीट करता हूँ आजकल, जो कोई शायद ही राष्ट्रीय स्तर का मैं काम करने वाला व्यक्ति कर रहा हो, कि यदि कहीं बारदाना नहीं पहुंच रहा है सब्जी और फल ले जाने के लिए, तो मैं उसके लिए भी ट्वीट करता हूँ। तो मेरी जानकारी के मैं आपका कर्तव्य जो भी है इस बुढ़ापे में भी मैं उसको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपके काफल को भी याद कर रहा हूँ। कल मैंने काफल पार्टी रखी थी, यहाँ बिहार के लोग भी जुड़े थे उसमें, पिथौरागढ़ के लोग नहीं जुड़ पाए, घाट चंपावत सब जुड़े थे, अल्मोड़ा। जी। और सर अब अगले उस पे बढ़े तो जैसे आपने पर्यटन के बारे में काफी बात की, आपने काफी जो इको उसके बारे में और भी काफी सारी चीजों के बारे में आपने बात की। तो सर राज्य गठन के बाद से ही हमारे पिथौरागढ़ के लिए खासकर ये कहा जाता रहा कि इसको एक टूरिस्ट हब के तौर पर तैयार किया जाएगा, जिससे यहाँ काफी सारा जो रोजगार है, जो विकास है, उसके कार्य होंगे। लेकिन सर लगभग अभी 2 दशक पूरे होने वाले हैं उत्तराखंड राज्य गठन के। उसके बाद भी सर सरकारें सभी की रही, सर कांग्रेस की भी रही, बीजेपी की भी रही। तो क्या कारण रहे कि सरकारें कांग्रेस की, बीजेपी की, दोनों की बनती रही, लेकिन फिर भी 2 दशक बाद भी पिथौरागढ़ उस स्तर पर नहीं है जितना अन्य जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं या जैसे नैनीताल है, तो क्या कमी रही? एक बात है, आप जब तक सब धान 22 पसेरी करेंगे, अब एक बात बताइए, अब ये हवाई पट्टी को देखिए ध्यान से, इसमें जितना भी जो भी काम हुआ सब जब कांग्रेस आती है तब होता है, और जब दूसरे लोग आते हैं बंद क्यों हो जाता है। और आप बनी बनाई हवाई पट्टी में बने बनाए हवाई जहाज नहीं चला पा रहे हैं आप। अब उनके साथ यदि हमको भी खड़ा करोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, जब 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग, जिसको ऑल वेदर रोड कहा जा रहा है, ये ऑल वेदर रोड नहीं थी, इसका प्रोजेक्ट मैंने इस समय में डीवीआर में नहीं बनवाया, बल्कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जब हुई थी प्रधानमंत्री को हमने बुलाया, मैंने समारोह की अध्यक्षता की, प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था। और ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग है। उसमें 4 धाम के साथ टनकपुर से पिथौरागढ़ किसने जोड़ा होगा? आप जरा कभी आपने सोचा? सोचिए ना। लेकिन कभी किसी ने, और तो छोड़ो, जो हमारे अपने निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, किसी ने मुझसे कभी थैंक यू नहीं कहा कि आपने साहब यहाँ भी अवसर देखा तो हमारे लिए गुंजाइश निकाल दी करके। मैंने जैसी गुंजाइश आई हाथ में, तो मैंने भारत सरकार से पैसा ला करके टनकपुर से जौलजीबी मार्ग शुरू करवाया। काम शुरू हो गया, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, आज तक बन भी गया होता। जौलजीबी टनकपुर जौलजीबी मार्ग का मतलब है सारे पूर्वोत्तर का टूरिस्ट जो है उत्तराखंड में आएगा, डीडीहार से लेकर के, नारायण आश्रम से लेकर के, मुंशेरवी से लेकर पिथौरागढ़ तक, ये सारा एरिया जो है टूरिस्ट से वो करेगा, सारे पूर्वोत्तर का, जिसमें बंगाल भी सम्मिलित है, दूसरे राज्य भी सम्मिलित है, क्योंकि बड़ी लाइन से टनकपुर भी जुड़ा हुआ है और ये सारे आएंगे। मगर 3 साल से, मेरे जाने के बाद से, टनकपुर से जौलजीबी मोटर मार्ग का काम बंद पड़ा हुआ है। कभी कोई सवाल उठा क्यों बंद किया गया? किसने बंद करवाया? पिथौरागढ़ के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। 3 साल पिथौरागढ़ पीछे चला गया है, और भी जब तक नहीं बनेगा और साल और पीछे चला जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? ज्यादा चीजों को समझना पड़ेगा। तो हमको मैंने ये बातें इसलिए कही, तब इसलिए मैंने शुरू में कहा कि सब धान 22 पसेरी। हमने जागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय
योगा महोत्सव शुरू करवाया और उसमें केव टूरिज्म को, जिसके तहत जो केदारनाथ की गुफा है वो भी मेरे समय में डेवलप हुई है, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने योगा किया। तो उसमें मैंने केव टूरिज्म को प्रमोट करने में जितनी पिथौरागढ़ में हमारी गुफाएं हैं इन सब की लिस्टिंग करवाई और इनको कुमाऊं मंडल विकास निगम से कहा कि इनको प्रायोरिटाइज करो और यहाँ हम वो शुरू करें। जब मैं सांसद था तो मैंने ही पाताल भुवनेश्वर पहले से गठित था, लेकिन मैंने पाताल भुवनेश्वर को पर्यटन के रोड मैप पर लाने के लिए सारे प्रयास मैंने प्रारंभ किया। आज वो पर्यटन के रोड मैप पर है। शंकराचार्य और कालिका मंदिर का जो योगदान है उसको मैंने अपने तरीके से हाईलाइट करवाया। तो आप अपनी चीजों की मार्केटिंग नहीं करते हैं। जब जागेश्वर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक योगा मेला बंद कर दिया गया, 2 साल से बंद पड़ा हुआ, न अल्मोड़ा कह रहा है, न पिथौरागढ़ कह रहा है, न जागेश्वर कह रहा है। तो कभी कभी मैं अपने आप से सोचता हूँ यार हरीश रावत तुम ही कोई बेवकूफ थे कि तुमने जागेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय योग मेला स्टार्ट करवाया, ऋषिकेश में करवाया और यहाँ करवाया। मैंने योग सर्किट बनवाया, इन एरियाज को योग सर्किट के साथ जोड़ा, ताकि मैंने कहा ना आपको यूको पर्यटन आदि की जो बातें कही वो इसी के साथ जोड़ करके मैंने कही। तो मैं ये सब चीजें इसलिए नहीं कह रहा था, आपको मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगी होगी, लेकिन मेरा भी दर्द है क्योंकि आप लोगों ने, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो जो होना था हो गया। मैं तो जिस समय आपके पुरस्कार की जरूरत थी उस समय मैंने डांट भी खा ली। अब तो मैं ही आपके काम आ रहा हूँ, तो जहां मैं आपके काम आ भी रहा हूँ तो उसको भी आप जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि भाई आप काम आ रहे हैं कभी। आप बताइए, किसी पिथौरागढ़ के किसी जाबाज व्यक्ति ने कहा कि हरीश रावत था तो यहाँ भर्ती केंद्र खुला, मिलिट्री का एक और भर्ती केंद्र जो देश में कहीं नहीं खुला, कुछ तो रहा होगा ना। लेकिन जब बंद हो गया तब जरूर कुछ लोग में मेरे पास पत्र आए कि ये बंद हो गया, आवाज उठाइए करके, लेकिन जब तक चलता था किसी ने थैंक यू हरीश रावत नहीं कहा। तो ये सवाल थैंक यू का नहीं है, ये सवाल है अपनी चीजों को पहचानिए और उसके लिए आप वॉइस बनने की कोशिश करिए। और हमारे यहाँ के लोग वॉइस नहीं बन रहे हैं, इसलिए पिथौरागढ़ की कई चीजें जो है आपको जो लग रहा है कि आप पीछे रह जा रहे हैं, उसका कारण केवल यह है कि आप उसके साथ जिस तरीके से जुड़ना चाहता वोकल तरीके से वो नहीं हो पाया। अब तो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं लोकल वोकल करते। तो अपना जो कुछ पिथौरागढ़ की विशेषता है उसके लिए वोकल बनिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप ये सवाल कर रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा मेरे उत्तर से, मैं तो आपको कुरेद रहा हूँ, जरा कुरेद रहा हूँ, थोड़ी मिर्च लगा रहा हूँ ताकि आप जो है और ज्यादा तेज नाचे। वो जगरिया को करना पड़ता है, जगरिया कभी कभी जो जंगरिया होता है उसको कुछ चिढ़ाता है ताकि वो ज्यादा जोर से नाचे। मैं भी ये सब बातें थोड़ी सी कड़वी करके इसलिए कह रहा हूँ ताकि पिथौरागढ़ जरा तेज नाचे। जी, तो सर इसमें फिर प्रश्न वही उठता है कि जैसे आपने कहा कि जो भी काम या जो भी कार्य किए गए थे, जो आपने मुख्यमंत्री रहते हुए पर्यावरण इसके लिए पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए किया था, तो सर लेकिन फिर भी सवाल वही रहता है कि क्या कारण ऐसे आते हैं कि फिर अगर जैसे फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर कल के दिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर जो काम यहाँ से शुरू हुए हैं क्या वो रुकेंगे? तो इस तरह का सर देखने को मिला है, तो इसकी कारण क्या है? दोनों के दृष्टिकोण में अंतर बताना। कांग्रेस कभी भी किसी काम को रोकती नहीं और कांग्रेस ने कभी अपने को अनसिक्योर महसूस नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि ये तो भगवान ने उनको रूल करने के लिए, उनको तो बस भगवान की तरफ से जो है रोज आशीर्वाद है करके। और जो हमारे दूसरे मित्र हैं
ये लोग जो है जब कांग्रेस के किए को अंडू करने में बड़ा टाइम लगाते हैं। आप देखिए मनरेगा को, आपको मालूम है देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में क्या कहा था मनरेगा के लिए, और आज वही मनरेगा कोरोना से टूटते हुए भारत को उबारने में एक बड़ा भारी सहायक बन रहा है। तो कांग्रेस की सोच में और हमारे दूसरी पार्टियों की सोच में अंतर है। आप बेफिक्र रहिए। पहली बात तो ये है कि इन पार्टियों ने कुछ गिनाने लायक सोच रखा ही नहीं। अब मैं इतनी बड़ी आंवला घाट पेयजल योजना बना करके गया और थोड़ा सा काम रह गया था शायद वो डिस्ट्रीब्यूशन पाइप का, वही काम नहीं कर सके, बल्कि उसमें ऊपर हमारे वो चंडान के अगल बगल के गांवों को जोड़ना था, वो गांव नहीं जुड़ पाए। मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात का, जबकि कितना 87 करोड़ रुपए तो हमने एक मुश्त निकाल करके दिए। अब लगाइए अंदाज, यहाँ 1 करोड़ की पेयजल योजना के लिए नहीं मिलता है। अब बताइए, ये जो आपके खैर थरकोट की झील है उसका भी सब मैंने दिया, मेरे सभी का मंजूर है। अब वो पैसा अब आया तो काम शुरू हुआ। रही झील में जरूर जरा सा हम पिछड़ गए, क्योंकि आर्मी के लोग कई तरीके की व्यवधान खड़ा कर दिए हैं, तो उसमें मैंने कई तरीके के प्रयास किए मगर मुझे सफलता नहीं मिल पाई। मैं एक बात कह रहा हूँ, यहाँ चंपावत में मैंने 2 पूरी देव की झील और उसकी प्रस्ताव रखे, आप बन रहे हैं उधर, वहाँ बनवा दी हमने जो है गरुड़ में। ऐसे ही सब चीजें हैं, तो आगे होंगे कांग्रेस, हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। और हमारे पास एक स्पष्ट रोड मैप है। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे सार्वजनिक जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो हमारे एरियाज को समझते नहीं, हमारी धरती के दर्द को नहीं समझते। हम लोग राजनीति कर रहे हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश स्टाइल की, हम वोट भी उसी स्टाइल को दे रहे हैं। अब हम उस स्टाइल पर वोट नहीं दे रहे हैं कि हमारे गांव की पगडंडियों के दुख दर्द को समझ करके, गाँव में खेत में काम करने वाली महिला के दुख दर्द को समझ करके जो लोग राजनीति करते थे। तो पेड़ बबूल का जब हम मान लिया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत की स्टाइल की राजनीति को बढ़ावा देंगे अपने वहां, तो फिर हमारी तकलीफ और दर्द के साथ जुड़ाव कैसे बन पाएगा? आप ये बताइए कितना पैसा एक एमएलए के चुनाव में खर्च हो रहा है, और इतने पैसे के साथ यदि एमएलए बनेंगे, इतने पैसे के साथ नगर पालिका के चेयरमैन बनेंगे, इतने पैसे के साथ ग्राम प्रधान बनेंगे, तो दीपक जी परिवर्तन कैसे आएगा? आप मुझे खुद भी समझाइए ना, खुद ये दो तरफा होना चाहिए। आज क्योंकि मैं ऐसे मुकाम पर हूँ जब मुझे बहुत अब लालसा नहीं है, इसलिए मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ आपसे, बात कड़वी है, मगर उत्तराखंड के लिए मेरी ये कड़वी बात एक दवा है जी। कड़वी बात दवा है, बिल्कुल। तो सर चलते हैं अब अगले प्रश्न में जो आपसे रखना चाहता हूँ, ये है कि जैसे हमारे वहाँ अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अगर रुक जाए तो खराब हो जाती है। तो सर पिछले कुछ वर्षों से हमारे राज्य के काफी सारे जो युवा हैं, वो काफी समय से जो है जो राज्य स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, राज्य स्तर पे जो भर्तियां होती हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन काफी समय से किसी भी पदों पर ना तो कोई भर्ती आई है, और एक अभी हाल ही में वन आरक्षी की जो आई थी, उसमें भी सर कुछ घोटाले की खबरें सामने आई। इसमें सर ये जो समस्या है बेरोजगारी की, ये हमारे पहाड़ों के लिए हमेशा से दर्द बनी है। तो इसमें एक विपक्ष के तौर पे कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर पर क्या कदम उठा रही है, ये मेरा सवाल है। पहली बात तो दीपक जी मुझे एक बात समझाइए, मैंने 31,000 भर्तियां की और उत्तराखंड के इतिहास में सर्वाधिक भर्तियां जितनी सारे मुख्यमंत्रियों ने मिलकर की उतनी मैंने की नहीं भर्तियां, और 18,000 का अध्यादेश शुरू करवा करके गया, जिसके लिए सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के पास जो है उस समय क्यों नहीं ये घोटाले, क्यों नहीं बात आई? और आज करना नहीं है
तो जो है दही जमाना नहीं है, जमने नहीं देना है ना, दूध को जो है मेहमान को पिलाना नहीं है तो नमक डाल दो। आपको लोगों को भर्ती करना नहीं है तो कोई किसी बहाने जो है उसको उलझा दिया जा रहा है। अच्छा, राज्य सरकार को ये तय करना चाहिए कि वो भर्ती करना चाहते या नहीं चाहते। अच्छा, अब वो कहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, आप नया सवाल खड़ा करेंगे। मैं उनसे आज भी कह रहा हूँ, हम इसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे, आप भर्तियां तो प्रारंभ करिए, हम इन्हीं नौजवानों से बातचीत करके इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। उपलब्ध गर्मियों के लिए जो हमने सॉल्यूशन निकाला, हमारे सॉल्यूशन में हिमाचल ने काम किया, हरियाणा और दिल्ली ने काम किया। हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया उस पर उन्होंने काम किया। मेरे समय में ये फॉर्मूले इसलिए लागू नहीं हो पाए क्योंकि ये दोनों संगठनों में, उपनल में भी, अतिथि शिक्षकों के बीच में भी जो राजनीतिक लोग घुस गए थे, वो नहीं चाहते थे हरीश रावत को इसका श्रेय मिले, इसलिए उन्होंने हमारे फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। नहीं तो मैं इम्प्लीमेंट कर जाता। आज ये लड़के जो है उपनल वाले तो सारे के सारे अभी तक शायद रेगुलराइज हो जाते हैं, अंतिम बैच होता जो है रेगुलराइज होने का, जिस तरीके का मैंने फॉर्मूला बनाया। लेकिन अब करना नहीं है तो चीजों को उलझा देना है। आप हमको करना था, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले केवल एक राज्य के अंदर लोक सेवा आयोग था, राज्य के उच्च न्यायालय, एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन तो था ना। मैंने सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन बनाया, एक नया कमीशन खड़ा किया। मैंने एजुकेशन के लिए वॉक इन बोर्ड बनाया, उसी का परिणाम है कि डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो है टीचरों की आज भी कमी नहीं है। मैंने मेडिकल में वॉक इन बोर्ड बनाया जिसका ये उपयोग नहीं कर सके। आए व्यक्ति किसी समय भी यू विल वॉक इन एंड उसका इंटरव्यू हो करके उसकी नियुक्ति हो जाएगी। मैंने स्थायी बोर्ड बनाया ताकि कोई दिक्कत आए ही नहीं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार भर्ती करें। शिक्षा में बनाया, मेडिकल में बनाया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बनाया, और मैंने यहाँ तक कि जो हमारे टेक्निकल बोर्ड है उसको भी इस तरीके की भर्तियां करने के लिए उसको मान्यता दे दी, उसका सरकारी कानून बना करके मान्यता दे दी। लेकिन आज चीजों को उलझाया जा रहा है, उलझाया नहीं जा रहा है। और मुझे बहुत अफसोस है कि जो नौजवान जो है परिवर्तन का कारण बने 2070 में, आज उन्हीं नौजवानों की भावनाओं को कुचला जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और मुझे इस बात का गम नहीं है कि वो नौजवान उस समय हमारे साथ थे, मुझे गम इस बात का है कि वो मेरे उत्तराखंड के जवान हैं, जो जवानी उनकी हमारे राज्य के निर्माण के लिए लगनी चाहिए थी, वो ताकत उनकी जो है निराशा में बदल रही है। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ और जितने प्रश्न मेरे पास आते हैं, उन प्रश्नों में आधे प्रश्न इन्हीं बातों को लेकर के होते हैं, टीटी के एग्जाम को लेकर के होते हैं, आप जो स्कूल में और इसमें भर्तियां हुई थी उनको लेकर के होती हैं। अरे मैंने पॉलिटेक्निक्स के अंदर एडहॉक टीचर भरे, वो लगाए, क्या कहते हैं उनको, प्रशिक्षक, उनका कुछ डेजिग्नेशन होता है, तो उनकी भर्तियां की और डिप्लोमा होल्डर्स की, और इन्होंने जो है उनको हटा दिया। तो ये सॉल्यूशन नहीं है जो ये सॉल्यूशन राज्य सरकार ने निकाले। इन्होंने सारा नौकरी का परिदृश्य उलझा दिया है राज्य का। और अब भी हमको पहले तय करना चाहिए कि हम सरकारी नौकरियों में कितनी भर्ती करेंगे, और जो वहां भर्ती नहीं हो रहे हैं उसकी स्किल मैपिंग करनी चाहिए, अपने गांव की करनी चाहिए, अपने राज्य की स्किल मैपिंग करनी चाहिए, और दुनिया के अंदर क्या स्किल की जरूरत होगी उसकी मैपिंग करनी चाहिए, उसके अनुसार सॉल्यूशन ढूंढने का काम करना चाहिए। नहीं तो पोस्ट कोरोना स्थिति में हम बेरोजगारी के बड़े बुरी तरीके से शिकार हो जाएंगे। तो हमको वहां से निकलने के लिए, हम आगे बढ़ सकें, उसके लिए बहुत इंटरप्राइजिंग और बहुत थॉटफुल होने की जरूरत है, और उसके लिए विशेष मिलजुल करके प्रयास करने की जरूरत है। और हरीश रावत की सर्विसेज हाजिर हैं, और इसीलिए जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये बातें कोई विपक्ष का व्यक्ति नहीं कहता। मेरे क्या जरूरत है मैं
त्रिवेंद्र सिंह जी को मंत्र दूं भाई? त्रिवेंद्र सिंह जी के लिए तो मेरे पास एक ही मंत्र होना चाहिए कि त्रिवेंद्र जाओ, एक ही मंत्र होना चाहिए। लेकिन मैं त्रिवेंद्र सिंह जी के सामने ये नौकरियां लोगों के लिए दूसरी चीजों की बातें क्यों करता हूँ? इसलिए करता हूँ क्योंकि त्रिवेंद्र रहे या कोई और रहे वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड के नौजवानों का भविष्य अच्छा बने। तो उसके लिए मेरी सेवाएं हर समय, दीपक जी हाजिर हैं और आपने अवसर दिया, मैंने अपनी बात कही आपको। जी सर, तो प्रश्न यही था मेरा कि जैसे आपने कहा कि आपकी सेवाएं हाजिर हैं और आप कर भी रहे हैं, तो जो कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पे जो मेरा एक प्रश्न था कि अगर सरकार को प्रेशराइज कर रहा है इस मुद्दे को लेकर, तो जमीनी स्तर पर जो प्रेशराइज अगर कर रहा, कितना कर रहा है, ये मेरा सवाल था। मतलब क्या आपके द्वारा एक विपक्ष के तौर पर कितना उनको दबाव? कांग्रेस जरा सा शाकाहारी पार्टी है। अच्छा जी। भाजपा वाले दिखाते हैं शाकाहारी है, ये विशुद्ध रूप से मांसाहारी हैं। और कांग्रेस शाकाहारी पार्टी है, इसलिए हमारे लोग धीरे धीरे कहते हैं और मगर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा नेतृत्व तो बहुत ही गतिशील लोगों के हाथ में है, बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाले धीर गंभीर लोगों के हाथ में है। वो जरूर जो है, जो आप चाहते हैं कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस बहुत सक्रिय रूप में दिखाई दे, जरूर दिखाई दे रही होगी और दिखाई देगी। मेरी शुभकामनाएं है कांग्रेस। जी चलिए, अच्छी बात है। अगर कांग्रेस विपक्ष के रूप में, अगर मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आएगी तो शायद फिर सरकार को भी इन कदमों को उठाने के लिए शायद मजबूर होना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा हमारे इस सीमांत क्षेत्र के लिए, उन युवाओं के लिए जो काफी समय से तैयारियां कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ उनको मौका मिल नहीं पा रहा है। तो ये थे। अब सर मैं चाहूंगा कि कुछ जो हमारे लाइव ऑडियंस हमसे जुड़ी है उनके कुछ सवाल लिए जाएं, तो आप उनके भी कुछ सवाल के जवाब दें। बिल्कुल। लाइव साथी हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप प्लीज अब अपने जो सवाल हैं आपके, जो आप हरीश रावत जी से पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज पूछिए। तो सर जो सबसे ज्यादा सवाल अभी तक आए हैं हमारे, वो MBBS की जो फीस बढ़ी है उसके लिए ही आए हैं। अभी भी उसके लिए काफी लोग कह रहे हैं कि मैंने उत्तर दे दिया और मैंने गांठ भी बात दी। मैं फिर विरोध करूंगा और जबरदस्त तरीके से विरोध करूंगा। जी अच्छा, चंदन उप्रेती जी का एक सवाल आया है कि जिला अस्पताल और महिला अस्पताल की दुर्दशा का सवाल। ये कह रहे हैं जो जिला अस्पताल और जो महिला अस्पताल है उसकी दुर्दशा पर क्या वो सारी हमारी जितनी मेडिकल सर्विसेज हैं उसकी बड़ी गत खराब होगी। मैंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया था। आप ये लगाइए, जिस समय मैं मुख्यमंत्री बना था हमारे पास 600 कुछ डॉक्टर थे। मैं उसको 2100 डॉक्टर दे करके गया, लेकिन आज फिर से 1100-1200 के करीब और उससे कम में डॉक्टर आ गए हैं। आप ये लगाइए, मैंने डेंटिस्टों तक की भर्ती की, डेंटिस्टों को ट्रेनिंग दे करके उनको डॉक्टर के रूप में उनकी भर्ती की, डेंटल जो डॉक्टर्स हैं। और आयुर्वेद में भर्तियां की, मैंने फार्मासिस्टों की भर्तियां की। मैंने कोई जहां मैंने कहा भाई यदि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कैसे काम होगा। 108 चलती थी, उसके पहले मैंने खुशियों की सवारी शुरू करवाई। हर कोई सीएमओ नहीं था जहां हमने नई गाड़ियां नहीं भेजी। फिर उसके अलावा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए विशेष तौर पर मोबाइल वैन आदि हमारे पास अपग्रेडेड स्तर के, जिनमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज हों, उसके लिए हंस फाउंडेशन के साथ MOU किया। आज उसका फायदा राज्य को मिल रहा है, वही MOU राज्य के काम आ रहा है। मैंने दूर दराज के एरियाज के लिए सर्जिकल कैंप लगाए। डॉक्टर्स को हम सर्जिकल कैंप में हेलीकॉप्टर से भेजते थे ताकि दूर दराज के लोगों के सर्जिकल कैंप्स का फायदा मिल सके। फिर जब 2016 में मैंने, आपको याद होगा, मैंने राज्य के स्टेट के हेलीकॉप्टर और स्टेट के जहाज को इस बात के लिए लगा दिया कि कहीं से जो ऐसे अर्जेंट मेडिकल केसेस हैं उनको पिथौरागढ़ हो या दूर दराज के हमारे जो भी एरियाज हैं उनसे देहरादून में लाया जा सके और उनको अच्छी चिकित्सा वहां पर उपलब्ध करवाई जा सके जो क्रिटिकल केसेस हैं। ताकि मेडिकल एम्बुलेंस का दूसरा रूप दिया, क्योंकि मेरे पास
जहाज खरीदने के लिए पैसा नहीं था, मेडिकल एम्बुलेंस की जो हम एक वो कर रहे थे, एमओयू कर रहे थे किसी के साथ, वो जब तक परवान नहीं चढ़ा तो मैंने पिथौरागढ़ से ही स्टार्ट करवाया था हमारे जहाज से जो है। बल्कि मयूर महार जी ने आप लोगों को बताया, नहीं बताया मैं नहीं जानता, लेकिन उसको स्टार्ट करवाया था। तो ये चीजें हैं। अब आज उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये लगाइए कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को आज तो सब पीठ ठोक रहे हैं, जब भारत सरकार ने कह दिया कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और उन्होंने कहा जहां मेडिकल कॉलेजेस पहले से स्वीकृत हैं और जिनमें कुछ बुनियादी चीजें बन गई है, विशेष तौर पर 200 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो गया है, तो वहां हम मेडिकल कॉलेज इसी साल खोल देंगे। तो आप पिथौरागढ़ में हो रहा है, भगवानपुर में हो रहा है, और हमारा जो है रुद्रपुर में हो रहा है, बल्कि कोटद्वार में भी हो जाता। शायद हो सकता है 2 रावत अभी मुंह नहीं मिला सके हैं, इसलिए 2 रावतों के मुंह नहीं मिलाने के कारण कोटद्वार वाला मेडिकल कॉलेज लटका पड़ा है। और चंपावत और बागेश्वर और इनमें जब टिहरी में जब हमारे हॉस्पिटल अपग्रेड हो जाएंगे तो वहां के लिए मेडिकल के लिए आगे लाइन बनी हुई है। तो हमने मेरा सिद्धांत ये था, नर्सिंग का हो या मेडिकल का हो या पैरामेडिकल का हो, सब चीजों का यदि हमारे पास नंबर 20 में होगा तो कहीं कहीं से हमारे डॉक्टर्स की कमी भी दूर हो जाएगी। मगर राज्य सरकार में ये एडहॉक तरीके से सोच रहे हैं, जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं एडहॉक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। यदि मेरी बात राज्य सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति सुन रहा हो तो एक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए और मेडिकल सर्विसेज के लिए एक पूरे होलिस्टिक व्यू बनाने का काम करें, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छा सर, और प्रश्न आ रहे हैं हमारे कुछ इसमें है। रुक्मणी जोशी जी पूछ रही हैं कि पिथौरागढ़ के कॉलेज में 2 ब्रांचेस बंद हो गई हैं, उसमें आपके क्या विचार है? अच्छा, पिथौरागढ़ हमारे नीचे बड़ा कॉलेज का है? ये शायद उसकी बात कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो 2 ब्रांचेस बंद हो गए। गलत कर रहे हैं ये पॉलिटेक्निक बंद कर रहे हैं, आईटीआई बंद कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं कह रहा हूँ स्किल बदलो, नई स्किल लाओ। दुनिया में जो स्किल की जरूरत है, भारत में जो स्किल में परिवर्तन आएगा वो स्किल लाओ, विषय बदलो, आने वाले समय के विषयों का समावेश करो। और आप बंद कर रहे हैं तो ये तो अच्छा नहीं, बंद करना सॉल्यूशन नहीं है। नए विषय खोलिए, जो आगे के भविष्य के विषय हैं उनको लाइए, उन स्किल्स को लाइए। मैं और हमारे कोई इन्होंने ये बात किसने उठाई थी, क्या नाम एक बार लीजिए तो? सर ये आया है ये सवाल कॉलेज में सर। चलिए कोई बात नहीं, रुक्मणी जोशी हमारी कोई बेटी है उसने उठाया। थैंक यू, मैं रुक्मणी जी में याद रखता हूँ। और हमारे कोई साथी जो प्रश्न करना चाहें सर से, अगर कोई वो करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और अब समय की भी बाध्यता है और इस वजह से अगर आप जल्द से जल्द अपने जो सवाल हैं वो हम तक पहुंचा सकें तो काफी अच्छा रहेगा। होस्ट सर एक लास्ट बार बोल दीजिए एमबीबीएस की फीस के लिए। वी रियली टेंडेड। जी मैं बात कर चुका हूँ सर से और सर ने भी बिल्कुल आश्वासन दे चुके हैं वो एमबीबीएस की जो फीस। जितनी बातें आपने उठाई है मैं उन सब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उन सब के लिए मैं बात करूंगा, और मेडिकल फीस के लिए मैं जबरदस्त तरीके से फिर उठाऊंगा। मैंने कहा मैं उसके लिए धरने पर बैठा था युवा कांग्रेस के साथ, मैं फिर से युवा कांग्रेस के लोगों से अपील करूंगा कि इसको जो है उठाएं, और मैं भी उनके साथ जो है उपवास पर बैठूंगा। मनमोहन पाटनी जी का एक सवाल आ रहा है। नमस्कार सर, डॉक्टर सुशीला तिवारी के उपनल कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल आपसे 2014 से लेकर 2016 तक कई बार मिला, लेकिन आपने आश्वासन भी दिया था मैं सुशीला तिवारी के कर्मचारियों के लिए अलग से कुछ करके जाऊंगा, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। इन 3 सालों में हम आशा ही करते रह गए। महोदय मैं बता देना चाहता हूँ जी, ये मनमोहन पाटनी जी का सवाल है। ये मनमोहन जी, थोड़ी सी आपकी ज्यादती है, आपकी फैसिलिटीज मैंने सब बढ़ाई, और क्योंकि जो आपकी नियुक्तियों का सवाल था
उसमें श्रीनगर में भी इसी तरीके की नियुक्तियां हुई थी, बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी, तो उनको रेगुलराइज करने में कुछ कोर्ट की बाध्यता आ गई थी। उसको सॉल्व करने में हमको समय लग गया और उसका सॉल्यूशन हमने जो कोर्ट में फाइल किया था, राज्य सरकार उसको परस्यू करना चाहिए। लेकिन मैं आपके साथ, और एक बात तो याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि मैं ऐसा करके जा रहा हूं कि आपको कोई निकाल नहीं सकेगा, कोई निकाल पाएगा। सर, सुनील सिंह पालीवाल जी का क्वेश्चन है, कांग्रेस के कैंपेन रुड़की में बहुत कमजोर रहते हैं, वाई? ये देख दिनन का फिर कभी हम वहाँ काफी मजबूत थे, लेकिन इस समय कुछ कमजोर हो गए, क्योंकि इस समय सबको एक ऐसा जादूगर आया, वो सबको लपेट करके ले गया। देखते हैं, जो वाइट मास्टर है, सब उसके साथ जा करके खड़े हो गए, तो हमारा कैंपेन अपने आप कमजोर पड़ गया। तो लोकतंत्र में महाराज एक बात ख्याल रखना, लोकतंत्र दो पहियों पर जो गाड़ी है लोकतंत्र की, दो पहियों वाली, उसमें दोनों टायर में हवा भरनी चाहिए। आप लोगों ने हमारे टायर में हवा भरी नहीं, सब भाजपा वाले टायर में भर दी, इसलिए जो है आपकी गाड़ी दाएं बाएं भाग जा रही है, सब चीजें गड़बड़ इसीलिए हो रही है। तो लोकतंत्र में विपक्ष की गाड़ी में भी कुछ हवा भरनी चाहिए टायर में। सर, गोविंद शाह जी का एक आ रहा है कि प्रेजेंट इशू फॉर डिग्री फार्मासिस्ट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज नॉट कम दिस डिग्री फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो ये सर फार्मासिस्ट की कुछ डिग्री के बारे में कह रहे हैं कि जो अभी सरकार है शायद वो इनकी डिग्री को मान्यता नहीं दे रही। गोविंद शाह जी का है। गोविंद शाह जी, अगर आप अच्छे से गोविंद जी शायद पूछ, इसको आप जो है मेरे नंबर दीपक जी के पास है, उस पर आप जरा सा डिटेल में इसको भेज दीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं। ये बात मेरे सामने पहली बार आई। सर, और अहमद शमशाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनका कहना है गांव में हस्तकला शिल्पियों के लिए गांव में ही रोजगार मिले, आंवला, अचार, मुरब्बा, एपन, लकड़ी, नक्काशी का काम। ये अहमद शमशाद जी कह रहे हैं कि इसके लिए होना चाहिए, तो आप इसके लिए सरकार से बात करें। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शमशाद जी। कभी आप लोग जो है जाइए तो गरुड़ाबाद एक जगह पड़ती है ना, अल्मोड़ा और यहाँ के बीच में, मैंने वहां मुंशी हरिप्रसाद जी के नाम पर एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जिसको हम स्थानीय टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका इंस्टीट्यूट बनाया था नेशनल, उसका जिसमें 200 करोड़ रुपया खर्च होना था। उसके लिए जमीन ले करके सारी जो है बाउंड्री इत्यादि सब बना करके उसका काम प्रारंभ कर दिया था, जो बिल्कुल रुका पड़ा है। वो इसीलिए किया था कि जो हमारी इस तरीके की तकनीक है, शिल्प है, हम उसको बढ़ावा दें। हम पहले शिल्पी थे, हम में से कुछ शिल्पकार थे, कुछ शिल्प संरक्षक थे। हमारी भवन शैली अनूठी थी, हमने अपनी भवन शैली भी छोड़ दी, हमने अपना शिल्प भी छोड़ दिया, शिल्पी भी छोड़ दिया। हमको फिर से कोई एरिया, कोई क्षेत्र समृद्ध नहीं हो सकता है यदि वो शिल्प को नहीं होता है। इसीलिए मैंने नंदा देवी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिल्प का जो है स्थापित किया है। आपने अल्मोड़ा में जाकर के देखिएगा, और इधर गरुड़ाबाद में मैंने इंस्टीट्यूट स्थापित किया। मैं चाहता था कि जो हमारी पुरानी शिल्प है उसको हम उसके ट्रेनिंग दें और उसको अपनाएं। इसी प्रकार से मैंने हर वन निगम में एक काष्ठ कला केंद्र खोला और आसाम से बांस और लकड़ी के वो बनाने वाले लोगों को बुलाया ताकि वो हमारे लोगों को ट्रेनिंग दे सके। अब हमारे जो ये चीड़ का बगट होता है, चीड़ के बगट से ऐसी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं जो बहुत ही मनमोहक बन सकती है। जहाँ मोटे बगट होते हैं ना, वो बहुत पुराने पीढ़ी के जो है, आप उस बगट को निकाल करके उससे बहुत ही आकर्षक तरीके की आकृतियां बना सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। मैंने एक बार खाली यूं ही एक टिब्रू का डंडा चीफ मिनिस्टर के तौर पर किसी टीवी शो में ऐसे दिखाया। मैंने कहा ये तिमरू का वो है और इसको हाथ पर कोई पकड़े रहे तो उसको पैरालिसिस का ये आंसर है। तो मुझे खुशी है
कि उसके बाद बड़ी पैमाने पर तिमरू के डंडे लोगों ने खरीदने शुरू किए, बाहर के लोगों ने, और वो उसको हाथ पर रख करके घूमते हैं, और वो एक मेडिसिनल प्लांट है तिमरू जो है, तिमरू, उसके दाने भी काम आते हैं। तो हमको अपने लोकल शिल्प को बढ़ावा देना चाहिए। उसी के लिए मैंने ऐपण परिषद बनाई, ऐपण परिषद, और उस ऐपण परिषद के तहत हमने ऐपण को उत्तराखंडी कला के रूप में मान्यता दिलवाई, और मुझे बेहद खुशी है कि बहुत सारे लोग अब ऐपण बना करके अपनी आजीविका का पालन करने का काम कर रहे हैं। शमशाद भी लखनऊ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में जो है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐपण है, उसी तरीके से गंगा दशहरा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गंगा दशहरा का शुभंकर के रूप में वही मान्यता रहे जो केरल की कथकली की है, हमारा हस्तशिल्प है। मैंने इसीलिए टूरिस्ट और जो नए भवन बनाने वाले लोग थे होटल आदि के, उनसे कहा यदि 20% आप उत्तराखंडी पैसेंजरशिप को अपनाते हैं तो आपको टैक्स में हम ये रिविजन देने का काम करेंगे। तो आपको कहीं कहीं पर अपने सरकारी भवनों में आदि में पर्वतीय कला को, पर्वतीय काष्ठ कला को, शिल्प को अनिवार्य करना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैंने आपको रेशा परिषद, रेशा खरीद बोर्ड बनाया, जिसमें भीमल का रेशा, हमारे बांस का रेशा, रामबांस का रेशा, और ये भांगड़े का रेशा, और लेक्टाना घास का रेशा, ये सब चीजों को खरीदा जाता है और बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है। भांगड़े का रेशा तो सबसे कॉस्टली है, और आप देखेंगे इनके रेशों से गाँव के गियर्स आदि बना करके अमेजन कंपनी उसकी मार्केटिंग करवाने का काम कर रही है। हमारा उत्तराखंड शिल्प बोर्ड भी उस काम को कर रहा है। लेकिन ये स्थानिक शिल्पों को हमने सबको चयनित करके इनको हमने संरक्षित करने का काम किया, और इसको शिद्दत के साथ आगे बढ़ाना है। इसीलिए मैंने जो हमारे 4 धाम सुधार यात्रा मार्ग हैं, उनमें 2 तरीके के सराय बनाए। एक सराय मैंने बनाए शिल्प सराय, और दूसरे बनाए पर्वतीय व्यंजन सराय। तो ताकि हमारे व्यंजन उस सराय में केवल यही के व्यंजन, मैंने कहा हम कोई और दूसरा व्यंजन नहीं होगा, यही के व्यंजन होंगे, और उसी प्रकार से जो है शिल्प भी उनमें बिकेगी। जो हमारे पर्यटक हैं, पर्यटक यहाँ आकर के कोई लुधियाना का सामान थोड़ी लेना चाहते हैं, वो पर्यटक यहाँ आकर के स्थानीय उत्पाद को लेना चाहता है, लेकिन सिर्फ हम उसको ऑफर करें, हम बना नहीं रहे। हमने अच्छा, जिन लोगों के हाथ में हमारा ये शिल्प था पहले, हमारे जैसे मुंशियारी, धारचूला और सब एरियाज थे, उन एरियाज में सर्विसेज में बहुत बड़े पैमाने पर गए, धीरे धीरे लोग निकल गए। अब वो शिल्प उतना संरक्षण नहीं पा रहा वहाँ, लेकिन फिर भी उसको बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने मुंशियारी में और वहाँ डुंडा में डाइंग प्लांट इत्यादि भी खोले, उनको लगाने का काम किया। तो मैं ये सब कुछ चीजें मोटी मोटी इसलिए कह रहा हूँ, शमशाद जी ने छेड़ दिया, तो ये इस पर पूरा एक भारतीय है जिसको मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से लोकल क्राफ्ट को संरक्षण दिया जाना चाहिए, और लोकल क्राफ्ट में किस तरीके से आपको हमको आजीविका देने की क्षमता है। सर, इसी के साथ अगले प्रश्न आ रहे हैं कि युवाओं में जो बढ़ता नशा है उस पर आप कुछ कहें। पहले वॉइस का आ रहा है कि नशे पर कीजिए, युवाओं पे नशा बढ़ता जा रहा है, बढ़ते नशे के लिए बहुत हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में। जी, मैं बहुत चिंतित हूँ। इन्होंने, आप इस समय आप देखिए तो चंडीगढ़ के आसपास की सारी शराब, नकली शराब उत्तराखंड में आ गई, और उसके साथ साथ वहाँ का नशा भी, ड्रग्स भी आ रहे हैं। और मैंने हल्द्वानी में नशे के खिलाफ एक बार रोड मार्च भी निकाला था, बहुत बड़ा रोड मार्च निकाला था। फिर उसके बाद हमारे लोगों ने कुछ उसमें राजनीति देखनी शुरू की, तो मुझे वो काम रोकना पड़ा। नहीं तो मैं नशे से बहुत चिंतित हूँ। हम अपनी पीढ़ी को यदि अच्छा नहीं दे सकते हैं तो भगवान ऐसा न कर कि हम अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को जो है ये नशे जैसी बुराइयां दे करके जाए। ये उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, और मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ आज के सत्ताधारियों से, पूरी ताकत लगाइए और नशे को नियंत्रित करिए। आप समाप्त तो
नहीं कर पाएंगे, मगर नियंत्रित करिए। इस समय आबाद तरीके से नशा फैल रहा है और ये कोरोना से बड़ी महामारी है नशा, और उत्तराखंड इस अरे मनोज महामारी अफाली जी से का प्रश्न आ रहा है जी, प्रश्न आ रहा है, आज कहा जाता है बीजेपी दूसरी कांग्रेस हो चुकी है, मतलब कोई फर्क नहीं, जनता आपसे भी परेशान थी, इनसे भी परेशान है। आप 3 ऐसे बिंदु बताएं जो आपने पिछली गलतियों से सीखे हैं, और ये भी कि जनता आप पर क्यों विश्वास करे। कांग्रेस और बीजेपी पहली दोनों की नीतियां एक ही। मनोज अफाली जी का ये कहना है। पहली गलती तो हमने ये की, हमने जो कुछ किया उसका जी। प्रचार नहीं किया। अच्छा। मैं आज भी कह रहा हूँ, जो कुछ मैंने पिथौरागढ़ में किया और मेरी गवर्नमेंट ने पिथौरागढ़ में किया, उसके बाद हमको हारना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब है हमने प्रचार नहीं किया, हम अपनी बात अच्छा। को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, लोगों की मांग उस चीज को नहीं बना पाए, हम लोगों के साथ जी। अपनी चीजों का कनेक्ट नहीं बना पाए। आज मैं अच्छा। आपके सामने कह रहा हूँ दीपक जी, इसको बड़ी बात मत जी। समझिएगा। यदि जी। इस कोरोना के बाद जो बेरोजगारी की बड़ी दिक्कत आएगी, उसमें जो जो चीजें मैंने इनिशिएटिव लिए थे, स्थानीय चीजों के, लोकल उत्पादों के, दूसरी चीजों के, लोकल सेल के, लोकल संस्कृति के, लोकल बातों के, वही हमारे राज्य के लिए रोड मैप बनेगा, काम आएगा। लेकिन उस समय लोगों ने मेरी उन बातों को मजाक में उड़ा दिया। 5 रुपया किलो बिकने वाले मटुए को जो व्यक्ति 45 रुपया किलो पहुंचवा गया, उसको आपने बबूत लगा दिया बजाय जो है आशीर्वाद का पिक्चर लगाने की जो है। तो इसका कारण ये था कि मैं और मेरी पार्टी हमारे कामों का प्रचार नहीं कर पाई। नंबर 1 लेसन हमने सीखा। दूसरा लेसन हमने इस बात का सीखा कि आप केवल आदर्श के बल पर नहीं जीत सकते, आपको व्यवहारिक राजनीति करनी पड़ेगी और आपको वही तरीके अपनाने पड़ेंगे जो सटे साक्ष्य कहते हैं, जो आपका विरोधी अपनाता है, आपको उसी तरीके का प्रचार तंत्र विकसित करना पड़ेगा जिसमें दुष्प्रचार भी प्रचार बन गया है। भाजपा को एक बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने दुष्प्रचार को भी प्रचार किया। तो इसलिए आपको भी उनके जवाब, उनका तोड़ सीखना पड़ेगा। यदि युद्ध भूमि में हैं, आप अपने विरोधी के अस्त्र का जवाब नहीं जानते हैं तो आप हार जाते हैं। दूसरा लेसन हमने ये सीखा, जो आपका विरोधी जानता है उसी वो अस्त्र आपके पास भी होना चाहिए। तीसरा, हमने धन की ताकत को कभी महत्व नहीं दिया। मुझको एक बात हमेशा याद रही कि जो व्यक्ति 1.25 लाख रुपया खर्च करके देश का सांसद बन गया 1980 में, मैं समझता था शायद राजनीति इतनी ही सरल है, और आज धन बल की राजनीति हो गई है। इसलिए भाजपा ने धन बल की राजनीति शुरू की और हमने सेवा बल की राजनीति शुरू की। तो धन बल और सेवा बल दोनों का समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हमको, ये 3 सबक हैं जो हमने लिए हैं। रहा सवाल कि भाजपा भी कांग्रेस बन रही है, भगवान हमको भाजपा मत बनाना, क्योंकि हम दोनों आंखों से देखना चाहते हैं। हम एक आंख बंद करके देखने के आदमी नहीं है, और जो एक आंख देख करके करेगा वो जो है कभी कभी राह चलते खुद भी गिरता है खड्ड में और दूसरे को भी खड्ड में ले जाता है। तो देश के अंदर जो आज आर्थिक स्थिति आई है वो अचानक नहीं आई है, हमारा सर्वे नहीं है, ये सर्वे जो है NSSO का है, नेशनल सेंट्रल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट का है। उन्होंने कहा है कि ये कोरोना से पहले ही देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि सर्वाधिक कम विकास दर पिछले 50 सालों की ये पिछले 2-3 सालों के अंदर देश के सामने रही, और सर्वाधिक बेरोजगारी की विकास दर। और आज कहा जा रहा है कि 23-24% के हिसाब से बेरोजगारी की विकास दर बढ़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने एक सहिष्णु, सहनशील, संघर्षशील भारत को असहिष्णु भारत में बदल दिया, और उसी का परिणाम रहा कि लोग नारू पर जोर देने लगे। कोई देश, भारत जैसा देश, किसी देश से घृणा के आधार पर संचालित हो सकता है? एक बात बताइए दीपक जी,
क्या जी इन्होंने प्रश्न किया, उनसे जरा पूछिए, क्या उन्होंने इन चुनाव के अंदर पेट के सवाल और रोजगार के सवाल को वोट दिया है? क्या उन्होंने विकास के सवाल को वोट दिया है? आप हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देंगे, आप पाकिस्तान के नाम पर वोट देंगे, तो आप विकास की कल्पना कैसे करेंगे? बोया पेड़ बबूल का आप कहां से कहां आएगा? तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमने देश को विकास की राजनीति को समर्पित नहीं किया। इंदिरा गांधी जी के समय में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। लाल बहादुर जी के समय में इच्छोगिल नहर हम तक पहुंच गए, हम लोग लाहौर तक पहुंच गए, लेकिन उन्होंने क्या इसको अपने शौर्य और पराक्रम के नाम पर उन्होंने वोट मांगे? वो सैनिकों का पराक्रम होता है। कोई भी बालाकोट भी एक हमारे शौर्य और पराक्रम का एक मिसाल थी और उस पर हमको गर्व है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि इच्छोगिल की उपलब्धि कम थी या सियाचिन को हमने चीन और पाकिस्तान के जबड़े से निकाला वो हमारी उपलब्धि कम थी, या बांग्लादेश में एक नए देश का निर्माण किया वो उपलब्धि कम थी। लेकिन मार्केटिंग करके पाकिस्तान से घृणा के आधार पर भारत नहीं चल सकता। भारत विश्व का नेता है, विश्व के नेता को मूर्खों का अनुसरण नहीं करना पड़ता। हम पाकिस्तान के साथ आज भी तुलना करते हैं, हमारे यहाँ तुलनाएं बताई जाती हैं कि कोरोना में पाकिस्तान जो है इतना परेशान है। हम ये नहीं कह रहे कि भारत कोरोना में किस तरीके से दूसरे देशों के लिए मार्गदर्शक बनेगा। हम इस बात पर खुश होते हैं कि पाकिस्तान पिट रहा है। तो इसलिए देखिए, हमने जिस तरीके की राजनीति शुरू की है, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, फिर पेट की राजनीति में लाइए, विकास की राजनीति में लाइए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की राजनीति में लाइए और समता मूलक विचारों में राजनीति को लेकर के आइए। कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, या कहाँ को जा रही है, आप कहाँ को जा रहे हैं? तो ये है। मनु डफाली ये कह रहे हैं मैंने कभी समाज को लड़वाने वाली पार्टियों को वोट नहीं दिया। अच्छी बात है जी, कह रहे हैं कि उन्होंने कभी समाज को लड़वाने वाली पार्टियों को वोट नहीं दिया। उनको थैंक यू कह देना, थैंक यू कह देना जी। और ये बात को मैंने सीख के रूप में ले लिया है, सीख के रूप में ले लिया है। लेकिन अब उन्होंने मुझसे मंत्र पूछ दिए तो मुझे साधारण रूप से वही मंत्र कहने बजे जो राजनीतिक रूप से कहना था, और लेकिन उनके सवाल में जो गूढ़ता है उसको मैंने ग्रहण किया है और मैं अपनी पार्टी में उन्होंने जिस सोच के आधार पर कहा है, मैं हमको जिस तरीके से क्रिकेट में क्रिकेटर को कहा जाता है या खिलाड़ी को कहा जाता है कि अपने बेसिक के साथ बेसिक जो है खेल के उनका पालन किया करो, तो हम भी राजनीति के मूल सिद्धांतों के साथ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ डटे रहेंगे। परिणाम जीत और हार होती रहती है, कोई बात नहीं। तो सर अभी अब कमेंट्स में मैं चाहूंगा कि अब समय की भी बाध्यता काफी हो गई है और इसी के साथ सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी उम्र पर ये कृपा की। मैं सोच रहा था जरा देर और कहीं इम्तिहान तो नहीं ले रहे हो कि मैं अभी भी जवान रह गया नहीं रह गया, तो मैं बड़ी हिम्मत मांग रहा था कि आपकी नजर में मैं जवान बना रहूं करके। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत दिलचस्प सवाल किए, बहुत अच्छी बातें कही और आपने सबने मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, आप सबसे बात करते हुए मेरे दिमाग में, मेरे चक्षु में पिथौरागढ़ का दृश्य घूम रहा था बार बार। मेरे जीवन के कुछ अनमोल क्षण हैं जो पिथौरागढ़ के साथ जुड़े हुए हैं, यादें जुड़ी हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करते हुए। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना से उबरिए और कोरोना के बाद एक सबल सक्षम सारे उत्तराखंड का नेतृत्व देने वाला पिथौरागढ़ बनाइए। जय हिंद, जय पिथौरागढ़। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हरीश रावत जी, जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने हमसे बात की। और मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि आप लोगों के कमेंट जो है वो थोड़ा नेट की प्रॉब्लम की वजह से लेट आ रहे हैं,
विवेक सिंह राजपूत जी कह रहे हैं वी डिमांड रीजनेबल फीस। विवेक सिंह जी, लोकेश तिवारी जी, जो मेडिकल फीस है एमबीबीएस की, इसके बारे में 2 से 3 बार उनको बता दिया गया है और रावत जी ने भी कह दिया है कि वो इसको संज्ञान में लेंगे और इस बात को जरूर आगे तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ काफी सारे हमारे जो साथी हैं जिनके कमेंट्स अभी आ रहे हैं, तो इसमें 20 सेकंड या नेट की जो देरी है उसके लिए आवेश अहमद जी, मैं 2 बार फीस का जो सवाल है वो मैं उठा चुका हूँ। आप वीडियो को अभी पीछे जाके आप देखेंगे तो 2 बार मैं ये बात कर चुका हूँ और बाकी मुद्दे भी थे जिन पे हमने बात करनी थी। तो ये थे हरीश रावत जी, जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के तौर पे जिनसे हमने उनसे प्रश्न किए और हमारी कोशिश रहेगी कि हम और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आप तक लेकर आएं और हमारी कोशिश यही आगे भी रहेगी कि आप लोगों का जो संवाद है, आप लोगों के जो सवाल हैं उन तक पहुंच सकें, ना केवल कांग्रेस बल्कि जो अन्य पार्टियां हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके भी हम जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको आप तक आपसे जुड़ें, आपकी बात उन तक पहुंचाएं और आपके जितने सवाल हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, हमारे सीमांत नगर की जो समस्याएं हैं, इसको उठाएं, इसको आगे तक ले जाएं। ये हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। बस आप लोगों का साथ इसमें बहुत जरूरी है, आप लोगों का सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आज आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सभी का होस्ट दीपक उप्रेती, सिटी पिथौरागढ़। धन्यवाद।